बीएससी मैथमेटिक्स बेसिक सैम्पल पेपर का सेक्शन ए के 20 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम मूव कर रहे हैं सेक्शन बी पे क्वेश्चन नंबर 21 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह शॉर्ट मेथड से, ठीक है। कंसेप्ट भी जानेंगे और जो शॉर्ट मेथड है उसको भी जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, द पैरामीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर हुज रेडियस इज आर। तो हमसे क्या बोला है, देखो सेमी सर्कल क्या होता है पहले समझ लो। जैसे हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया, ठीक है। एक सर्कल, ये क्या आपका सर्कल है, सर्कल की ये जो बाउंड्री है इसी को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। अब यहाँ बोल रहा है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब ये होता है कि आधा सर्कल, ठीक है। तो अगर हम इसको जैसे मान लो मिड पॉइंट है, इसका सेंटर, सॉरी इसका ये सेंटर है, ओके, मिड पॉइंट नहीं सेंटर है। तो सेंटर से अगर हम डायमीटर को ड्रॉ करते हैं और नीचे से इसको मिटा दूँ अगर मैं, तो आपको ये क्या दिखेगा कि ये है आपका आधा सर्कल, आधा सर्कल, ठीक है। इसी आधे सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल, ठीक है। इसी आधे सर्कल को हम क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल। हमसे पूछा क्या है, हमसे बोला हुआ है कि इसका पैरामीटर बताओ। पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है जितनी भी इसकी बाउंड्री है सबको जोड़ दो। देखो मुझे पता है ये क्या होता है, ये रेडियस है, ये भी क्या है रेडियस, और ये क्या है सरकमफ्रेंस। पर ये सरकमफ्रेंस कैसा है, ये आधा सरकमफ्रेंस है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है, सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr। लेकिन भाई पूरा थोड़ी ना है, सरकमफ्रेंस पूरा नहीं है, परिधि पूरी नहीं है, तो आधा लेंगे हम। अब आधे का फॉर्मूला क्या होता है, आधे का फॉर्मूला होता है आधा कर दो, तो आधे का फॉर्मूला होता है πr। तो सेमी सर्कल ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल, क्या बोलेंगे इसको हम, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सेमी सर्कल। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है πr। तो चलिए हम निकालते हैं पैरामीटर जो हमसे पूछा गया है। अब पैरामीटर कैसे निकालेंगे, ध्यान दो, शॉर्ट तरीका। तो सिंपली पैरामीटर होता क्या है, पैरामीटर होता है सारी बाउंड्री को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये क्या है πr, यहाँ से लेके यहाँ तक πr, ये क्या है r, और ये भी क्या है r। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या आ रहा है, πr प्लस में 2r, है ना। तो जो कि ऑप्शन है आपका डी, समझ में आया। तो सिंपल पैरामीटर निकालना है, सारी बाउंड्री को ऐड कर दो। हाफ सेमी सर्कल का मतलब सेमी सर्कल का जो हाफ सरकमफ्रेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, πr। तो सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस हो गया हमारा πr, और ये क्या है डायमीटर, डायमीटर मतलब 2 रेडियस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला हुआ है कि जो ई इवेंट है, प्रोबेबिलिटी पूछा है, प्रोबेबिलिटी में बोला हुआ है कि जो इवेंट ई होता है उसके जो रेंज होती है, रेंज बताओ। तो मैंने आपको बता रखा है कि कभी भी हम कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसी भी इवेंट की, तो वो या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, या फिर वो 1 या 1 से छोटा होगा, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की, वो 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से छोटा होता है, यही रेंज होती है प्रोबेबिलिटी की, है ना। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन है यहाँ पे सी, ओके। तो आपका ऑप्शन है सी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला हुआ है, इसके ऊपर मैंने आपको सेपरेटेड एक लास्ट वीडियो बना के दिखाया था। लास्ट वीडियो में क्या था, लास्ट वीडियो में मैंने समझा रखा था आपको, इसमें एक कंसेप्ट था। क्या कंसेप्ट था, देखिए समझाता हूँ। ट्राइंगल ABC दे रखा है क्वेश्चन नंबर 23 में, और यहाँ पे आपको बोला हुआ है B 90 डिग्री का है, जो B है वो 90 डिग्री है, और BD परपेंडिकुलर है AC के ऊपर, BD परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। यहाँ वैल्यू हमें दे रखी है, AC 9 दे रखा है, मतलब ये पूरा कितना है, ये 9 दे रखा है, और AD 3 है। निकालना क्या है, BD। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कभी ऐसे ट्राइंगल में जिसमें ये खुद एक राइट एंगल ट्राइंगल है और सामने हाइपोटेन्यूज पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है, लंब पड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, BD निकालने के लिए BD का स्क्वायर इज इक्वल AD इंटू में CD, AD इंटू में CD। डिटेल मैंने उस वीडियो में बता रखा है, आप समझ सकते हैं, उस वीडियो को देख लेना, रिसेंट में, इससे पहले वाली ही वीडियो है, ओके। हम क्या करेंगे, इन दोनों की सिमिलरिटी लेंगे, सिमिलरिटी लगाकर इनके साइड्स का प्रोपोर्शन लेंगे, तब जाके ये फॉर्मूला आएगा। तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल से आपको समझा रखा है, ठीक है। अब BD निकालना है, ये कितना है 3, AD कितना है 3, और CD कितना है, देखो पूरा 9 है, 9 में से 3 चला गया 6, तो इसका मतलब CD कितना है 6, और यहाँ क्या चल रहा है BD का स्क्वायर, 6 3 18, स्क्वायर इस तरफ आके रूट बन जाएगा, और 18 को हम क्या लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2। तो इसका मतलब 2 बार 3 आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिखेंगे 3 रूट 2, है ना। तो BD कितना आ गया 3 रूट 2, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 3 रूट 2 B, ऑप्शन नंबर B, अंडरस्टूड। तो ये है आपका 21, 22, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला हुआ है, आपके पास दो इक्वेशन है और इन दो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन दे रखा है, क्या कहा है कि इनके पास नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इसका क्या बोला हुआ है कि इन दोनों इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है। और जब भी कभी कोई सॉल्यूशन नहीं होता, चैप्टर 3 का क्वेश्चन है ये। तो देखिए सबसे पहली बात, x के साथ में जो कोफिशिएंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, a1, y के साथ वाले कोफिशिएंट को b1, और 3 को जब हम इस तरफ लाएंगे तो क्या बन जाएगा, -3 बराबर 0, मतलब ये क्या है हमारा c1। ओके, इस तरफ देखो ये क्या है हमारा a2, ये b2, और जब इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या बन जाएगा, -8 इज इक्वल 0, इसको बोलेंगे c2। ओ हाँ ठीक है, c2। ओके, नो सॉल्यूशन में क्या होता है, जब भी कभी दो इक्वेशन के नो सॉल्यूशन होते हैं, इसका मतलब a1/a2 इज इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, है ना। तो शॉर्ट कैसे करेंगे, ये तो अपना कंसेप्ट पता है हमें कि हाँ भाई जब दो इक्वेशन की जो लाइन होती है उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता तो उसका सॉल्व करने का तरीका क्या है कि उनके कोफिशिएंट को a और b को इक्वल दिखा दो, पर वो c के इक्वल नहीं होते, ठीक है। मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका मतलब अगर मुझे k का मान निकालना है, यहाँ निकालना क्या है, यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ऑफ k, ठीक है, k की वैल्यू निकालनी है। तो k की वैल्यू किससे निकालोगे भाई, जो बराबर है उसी से निकालोगे, ठीक है। तो जो यहाँ पे बराबर दे रखा है उससे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, a1 कितना है 3, a2 कितना है 6, b1 5 और b2 कितना है k। चलिए मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको भी लिख देता हूँ, c1 कितना है -3 और c2 कितना है -8। अभी वाला मैं बताऊँगा कि इसके साथ क्या करना है, फिलहाल तो इन दोनों को समझिए, ठीक है। इस वाले पोर्शन को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। अब देखिए जब मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, k एकम k, 5 दूनी 10, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 आ रही है, ठीक है। जब मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो मैंने जाना k की वैल्यू 10 आ रही है, ओके। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, ध्यान देना, अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं, ठीक है, तो b1 कितना है, b1 है अपना 5, b2 k, b1 5, b2 k, और c1 कितना है, c1 है -3 और ये -8, ठीक है। जब इनको मैं कैंसिल करूँगा और जब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर चला, इसको देखो 8 पंजे 40, 3 को इससे करेंगे 3 के, है ना, और 3 को इसके अपॉन में लाएंगे तो 40/3 k। कहने मतलब ये है कि k की वैल्यू 40/3 नहीं होना चाहिए, k की वैल्यू 40/3 नहीं होना चाहिए अगर हम इन दोनों को ले रहे हैं। लेकिन ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है ना, तो उसको करने की क्या ही जरूरत है, ऐसा तो अपने पास ऑप्शन नहीं है। अपने पास जो ऑप्शन दे रखा है इसमें क्या बोला हुआ है, k इज इक्वल 5, k इज इक्वल 10, k इज़ नॉट इक्वल 10 और k इज़ नॉट इक्वल 5। इज़ नॉट वाला भी दे रखा है, इसलिए मैंने इसको चेक किया, तो ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन क्या है, k इज इक्वल 10, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इक्वल नॉन इक्वल, इक्वल और नॉन इक्वल दोनों दिए हैं तो दोनों चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला हुआ है, इसमें बोला इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इंक्रीजेज फ्रॉम 2 पाई टू 4 पाई। तो यहाँ पे देखो एक सर्कल है, क्वेश्चन नंबर ये है अपना 25। सर्कमफ्रेंस जो दे रखा है ना, जो अपना सर्कमफ्रेंस है एक सर्कल का, सर्कमफ्रेंस बोला है पहले ये 2 पाई था और अब इंक्रीज होकर कितना हो गया 4 पाई, ठीक है। तो उससे पूछा हुआ कि इसके एरिया, इसका जो एरिया होगा ना वो ओरिजिनल एरिया से कितना इंक्रीज होगा। शॉर्ट में बोलूँ, अगर सर्कमफ्रेंस की सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है, परिधि है, वो 2 पाई से 4 पाई हो रहा है, तो उसका जो एरिया है, उस सर्कल का जो एरिया है वो कितना गुना बढ़ जाएगा, इसमें ये पूछा हुआ है। तो कैसे करेंगे इसका, देखो शॉर्ट तरीका बताऊंगा पर डिटेल समझ लो। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई r। तो मान लीजिए कि पहले जो सर्कमफ्रेंस था इसका, सर्कमफ्रेंस मतलब इसकी बाउंड्री, तो पहले जो सर्कमफ्रेंस था इसका वो था 2 पाई r, है ना, टू पाई r तो होता ही है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पहले क्या था, पहले सर्कमफ्रेंस दिया हुआ था 2 पाई, है ना भाई, पहले क्या था सर्कमफ्रेंस 2 पाई, अब ये बढ़ गया है, अब जो सर्कमफ्रेंस है वो बढ़ गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा ना सर्कमफ्रेंस का, क्या फॉर्मूला है 2 पाई r। अब r थोड़ा बढ़ गया है ना, पहले मान लो छोटा था, यहाँ पे जो सर्कमफ्रेंस था, सर्कमफ्रेंस छोटा था, अब ये बड़ा हो गया है, तो इसकी वैल्यू अब कितनी दी है 4 पाई, ओके। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो r की वैल्यू कितनी है 1, और यहाँ से अगर मैं देखूँ r की वैल्यू कितनी है 2, मतलब पहले रेडियस 1 थी और अब रेडियस 2 हो गया, ठीक है। डिटेल कर रहा हूँ पहले मैं। अब यहाँ पे एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा उसको देखते हैं। एरिया क्या होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है, r कितना है 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो पाई को 1 से मल्टीप्लाई करोगे पाई, मतलब जब इसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई था तो इसका एरिया कितना था पाई, ओके। और जब इसका सर्कमफ्रेंस 4 पाई था
तो इसका एरिया कितना था निकालते हैं। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 पाई। इसका मतलब अगर इसका सरकमफ्रेंस 4 पाई है तो एरिया कितना होगा 4 पाई। एरिया कितना होगा 4 पाई। तो आप क्या देख रहे हो, पहले एरिया था पाई, अब एरिया है 4 पाई। तो पाई से कितना बढ़ गया, पाई से 4 पाई हो गया, पाई से 4 पाई हो गया। इसका मतलब ये पाई से कितना बड़ा है, तो इसको काट के देख लो, पाई अपॉन में 4 पाई। तो पहले पाई वैल्यू थी और अब कितनी है 4 पाई। तो इसका मतलब ये कितना आ रहा है 1/4। तो पहले अगर एरिया 1 था तो अब एरिया कितना है 4। इसका मतलब 4 गुना बढ़ गया है ना, इसका मतलब 4 गुना बढ़ गया है। तो अगर मैं ऑप्शन से देखूँ तो आपका ऑप्शन क्या होगा डी। लेकिन ये तो हो गया डिटेल। अब शॉर्ट क्या है, शॉर्ट सिर्फ इतना सा है भाई, जितना भी आपको इंक्रीज दिया है उसका प्रोपोर्शन ले लो, खत्म कहानी। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस क्या बोला है, सरकमफ्रेंस 2 पाई था और 4 पाई हो गया, ठीक है। तो इसका प्रोपोर्शन लेकर एरिया का पूछा है ना, एरिया में क्या करते हैं, एरिया में स्क्वायर करते हैं, देख रहे हो, एरिया में स्क्वायर करते हैं, बस स्क्वायर कर दो, यही है इसका शॉर्ट। तो जो भी हमें सरकमफ्रेंस दे रखा है उसका प्रोपोर्शन लेकर स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। कैसे, पाई से पाई कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो आपका यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है 1/2 और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर, है ना, 1/2 और ऊपर क्या लगा हुआ है स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 1/4। तो देख लो पहले एरिया कितना था, पहले एरिया 1 था और अब एरिया कितना हो गया 4। इसका मतलब कितना बड़ा है 4 गुना, ठीक है। तो शॉर्ट तरीका क्या है कि जो भी आपको सरकमफ्रेंस दे रखा है उसको प्रोपोर्शन में करके स्क्वायर कर दीजिए, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है और ये टेन थीटा हमें पूछा हुआ है, चैप्टर 8 से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहली बात तो मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दूं, अगर आपने चैप्टर 8 नहीं करा तो पहली बात तो अगर नहीं किया तो आप एक ही वीडियो में मैंने सारे कंसेप्ट बता रखे हैं चैप्टर 8 के, आप ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट वहाँ देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, जब भी कभी एक ट्राइंगल बनाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री में, पहली बात वो कैसा ट्राइंगल होता है, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के सामने क्या होता है हाइपोटेनस। और अगर मैं इसको कोई एंगल मान रहा हूँ, लेट से इसको बोल दिया मैंने थीटा, ये थीटा का साइन होता है, तो एंगल के सामने इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और जब बच जाता है उसको हम क्या बोलते हैं बेस, ठीक है। जैसे कि पाइथागोरस में था परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है कि जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री में कोई रेशियो निकालते हैं, चाहे साइन कॉस या टैन कुछ भी निकालते हैं, तो वो हमेशा साइड के रेशियो से हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। तो साइन होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस का रेशियो, ठीक है। ऐसे ही टैन होता है अपना परपेंडिकुलर अपॉन में बेस का रेशियो, और ये होता है कॉस का, जिसकी हमें बात नहीं करनी है अभी, ठीक है। तो साइन क्या होता है, देखो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो जो साइन थीटा है इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, जो कि कितना दे रखा है a/b। तो परपेंडिकुलर कितना है, शॉर्ट में बोल रहा हूँ मैं, वैसे हम ये मान के करते हैं या कोई कांस्टेंट नंबर ले लेते हैं, अल्फाबेट ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करने वाला हूँ। तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है a, ठीक है। हाइपोटेनस कितना है b, शॉर्ट में कर रहा हूँ मैं। एक बात बताओ, अगर ये b है ये a है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या बोलता है कि अगर इन दोनों का स्क्वायर करके सम करते हैं तो इसके बराबर आता है, इसके स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब अगर मुझे ये निकालना है, लेट से ये x है, तो x² प्लस a² इज इक्वल b²। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी b² माइनस a², और जो इसका स्क्वायर है वो इस तरफ जाके ऐसे रूट बन जाएगा, है ना। तो मैं कह सकता हूँ ये क्या है, ये है b² माइनस a² और ऊपर अंडर रूट, ठीक है। निकालना क्या है, निकालना है टेन थीटा। और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, टेन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर कितना है, देखो परपेंडिकुलर कितना है, ये परपेंडिकुलर था ना अपना, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, ये बेस। परपेंडिकुलर a है हमारा और बेस कितना है √b² माइनस a²। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर a अपॉन में b² माइनस a², दिस इज d, ऑप्शन नंबर डी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है आपका 27, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे, देखिए सिंपल तरीका। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री में एक आइडेंटिटी होती है, वैसे नॉर्मली हम 3 पढ़ते हैं लेकिन अभी फिलहाल एक की जरूरत है। एक आइडेंटिटी होती है sin² थीटा प्लस में cos² थीटा इज इक्वल 1, ठीक है, ओके। x की वैल्यू, अच्छा देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, x हमें दे रखा है 2 sin² थीटा, y हमें दे रखा है 2 cos² थीटा प्लस 1। निकालना क्या है, निकालना है x प्लस वाई, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो x कितना है, x है 2 sin² थीटा, वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया। y कितना है, y है 2 cos² थीटा प्लस 1, ओके। अब आप देख रहे हो यहाँ पे 2 कॉमन है, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है।
अगर मैं 2 बाहर लिख दूँ तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, और ये +1 तो पहले से बाहर था, मतलब अलग लिखा हुआ था, अलग लिख दो। अब इतना देख रहे हो, आइडेंटिटी के हिसाब से कितनी होती है इसकी वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू होती है 1, तो इसका मतलब ये क्या बन गया 1, और बाहर क्या है, बाहर ब्रैकेट के बाहर 2 है और इधर प्लस में 1 है, 2 एकम 2 +1 कितना हुआ 3, कहने का मतलब इसका आंसर कितना है 3, ऑप्शन नंबर यस ए है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला हुआ इफ द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफ्रेंस एंड द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 37, मतलब कि एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस, समझना, एक सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है और जो रेडियस है इनमें डिफरेंस दे रखा है 37, ठीक है, और पूछा हमसे सर्कमफ्रेंस की वैल्यू बताओ, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू बताओ, ठीक है। शॉर्ट में करेंगे, कहने मतलब ये है जो इसका डिटेल है ना वही शॉर्ट है। कैसे, देखो किसी सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, रेडियस क्या होता है r, दोनों का डिफरेंस कितना है 37। आप इसको सही में 10 सेकंड में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो इसमें हमें r क्या है, देखो वैल्यू हमें दे रखी है 2πr, हमें नहीं पता, ध्यान रखना, ठीक है, r की कोई वैल्यू नहीं दे रखी यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ से r कॉमन निकालूँ, ध्यान समझना, अगर मैं यहाँ से r कॉमन निकालूँ, अपने कैलकुलेशन के ऊपर है, 22 दूनी 44 और यहाँ क्या बचा 1, ठीक है, इसका एलसीएम लोगे 7 एकम 7 है ना, 44 में 7 गए, 44 में 7 गए तो 4 3 7, कहने मतलब 37, ओके। तो ये 37 इंटू आर, 37 इंटू आर, 37 से 37 कट गया, यहाँ पे क्या बचा 1, 7 एकम 7। अपनी कैलकुलेशन के ऊपर है बिल्कुल, जितना जल्दी आप कर सको, कितना भी लगा लो आप 15 मिनट में कर ही दोगे, 15 सेकंड में कर दोगे, ठीक है। तो आर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। अब एक बात बताओ, ये हमारी कंडीशन थी जो बोला हुआ था, आर कितना है 7 है, ओके। ये -7 जब इस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा +7, 37 + 7 कितना हुआ 44, है ना 44। इसका मतलब 2πr की वैल्यू कितनी है 44, ये इनसे पूछा है सर्कमफ्रेंस की वैल्यू बताओ, तो आ गया कितना है 44, सुनाया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला हुआ है, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10, बहुत इंक्लूसिव, मतलब ये बोला है 1 से लेकर 10 तक आपके पास गिनती दी हुई है, ठीक है। तो एक ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जो 1 से लेकर 10 तक जितनी भी गिनती आती है, जितने भी नंबर्स हैं उन सबसे डिविजिबल होगा। एक ऐसा सबसे लीस्ट नंबर बताओ जो 1 से लेकर 10 तक आने वाले सभी नंबर से डिविजिबल होगा। तो देखिए इसका 2 तरीका है, मतलब एक तो डिटेल हो गया और एक आपका शॉर्ट तरीका हो गया। या तो आप इसको ऑप्शन से कर लीजिए या तो डिटेल कर लीजिए। मैं डिटेल बताता हूँ। देखो डिटेल क्या है कि आपके पास कितने नंबर है 1 से लेकर 10 तक, तो वो नंबर क्या होगा पहले मैं शॉर्ट समझाता हूँ आपको, मतलब एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि 2 से लेके 5 तक कितने नंबर होते हैं इतने, तो एक ऐसी संख्या बताओ जो इन सब से डिविजिबल हो, एक ऐसी संख्या बताओ जो इन सब से डिविजिबल हो। तो इसका मतलब वो 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, है ना। तो उसमें सारे फैक्टर होने चाहिए 2 3 4 5 के। इसका मतलब हम क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर लेंगे जो इनका एलसीएम हो। तो देखो ज़रा 4 × 12, 12 × 5 = 60, तो 60 एक ऐसा नंबर है जो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, और 60 से छोटा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो सबसे कट जाए, क्योंकि मैंने इसका एलसीएम निकाला है। तो इसी प्रकार जब हम 1 से लेकर 10 तक देखेंगे तो सभी का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। अब डिटेल में भी अब देखो अपना कैलकुलेशन होता है, डिटेल में भी आप कितना जल्दी कर सकते हैं। देखिए मुझे पता है 1 से लेकर 10 तक की बात हो रही है, एक का एलसीएम क्या लूँ, एक तो सब में आता है, ठीक है। अभी देखो आपको समझाता हूँ कैसे आप इसको डिटेल को भी शॉर्ट कर सकते हो, उसके बाद आपको ऑप्शन से बताऊँगा। तो ये आपके पास 10 नंबर, एक तो भाई एलसीएम में आएगा ही ना, एक के एलसीएम लोगे जब, मतलब एक का जब निकालोगे फैक्टर वो सब में आता है, इसको हटाओ। 2 का निकालोगे, नहीं निकालूंगा मैं, क्यों नहीं निकालूंगा भाई, 2 जो है वो 4 में आता है, 4 जो है वो 8 में आता है, दोनों कटा दो, ठीक है। 3 जो है वो 9 में आता है, 9 का फैक्टर क्या होता है 3 × 3, इसको हटा दिया मैंने। 5 जो है वो 10 में आता है, इसको भी हटा दिया मैंने, ठीक है। अब ये नंबर्स बचे हुए जो हमें इनका एलसीएम लेना है, क्योंकि जो जिसमें इंक्लूड हो रहा है उसको लेने का फ़ायदा क्या, फैक्टर रिपीट होंगे, है ना। हमें तो एलसीएम लेना है ना, तो फैक्टर रिपीट होंगे, तो उसको करने का फ़ायदा नहीं है। तो इनका एलसीएम निकाल लो, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। 6 क्या होता है, 6 का होता है 2 × 3, चलो सही से बताता हूँ। देखो 6 होता है 2 × 3, 7 हो गया तुम्हारा ओनली 7, जिसको हम 1 × 7 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 8 हो गया आपका 2 × 2 × 2, 9 हो गया 3 × 3, और 10 हो गया 2 × 5। मैंने आपको एलसीएम कैसे सिखा रखा है, जैसे मैंने 2 को देखा, 2 सबसे ज़्यादा कहाँ आ रहा है, 2 सबसे ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है,
तो 2 की पावर 3 लिखोगे, ठीक है। 3 सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है, 3 सबसे ज़्यादा यहाँ पे आ रहा है, तो 3 2 बार लिखोगे, 2 का काम खत्म, 3 का काम खत्म, ये हो गया। एक और 7 कहीं है, सिर्फ यहाँ पर है, तो 7 लिख दो, इसका काम खत्म। ये तो हम लिख चुके हैं, ये हम लिख चुके हैं। 2 आ गया है, 5 नहीं आया, 5 भी लिख दो। तो ये हैं आपके फैक्टर, मतलब लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 1 to 10। ओके, तो देखो 2 दूनी, अच्छा मल्टीप्लाई भी सही करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 8 पंजे 40, 40 सत्ते 280, और ये 3 तिया 9, 9 को 280 से मल्टीप्लाई कर लो। ओके, अपने ऊपर है तो आप कैसे इसको कर सकते हैं, या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, लेकिन मैं कहूँगा 9 को समझो 10 - 1 है ना, तो इसका मतलब 280 को 10 से करो, और 280 को 1 से करोगे 280 आएगा, माइनस कर दो, तो आपके पास आंसर कितना आएगा 2520, ऑप्शन नंबर सी। तो ये तो है कुछ डिटेल मेथड, ठीक है। शॉर्ट में कैसे करोगे, तो ऑप्शन से देख लो भाई। ऑप्शन क्या है इसके, ऑप्शन है आपके पास, क्या क्या ऑप्शन थे इसके, 100, 1000, 2520 और 50, 40, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन से कैसे करोगे, तो सिंपली मैं अगर बताऊँ, देखो आप क्या करो, डिवाइड करना स्टार्ट करो। जैसे देखो 1 से 10 तक आना चाहिए ना, मतलब वो जो नंबर है 1 से लेकर 10 तक सबसे करना चाहिए। ये 3 से कटता नहीं है, इसको उड़ा दो। ये भी 3 से नहीं कटता, ये भी हट गया, बचे 2 नंबर। हमें बोला है सबसे छोटा देखो, ठीक है। जरा इसको देखते हैं हम, 1 से कटेगा, कटेगा, 2 से बिल्कुल, 3 से, 3 × 24, एक इसको दिया, 3 × 4 12, कट रहा है ना। मतलब हम चेक कर लेंगे माइंड में कि क्या ये जो छोटा नंबर है, छोटा पूछा है ना, तो पहले छोटा चेक करो कि क्या ये सबसे कट रहा है कि नहीं कट रहा। ये तो नहीं कट रहा 3 से, तो उड़ गए। 1 से कट रहा है ये, बिल्कुल। 2 से कट रहा है, बिल्कुल। 3 से कट रहा है, चेक कर लिया। अब 4 से देखो, 4 × 6 24, एक इसको दिया, 4 × 3 12, 5 से करोगे 55 25, 5 × 4 20, 6 से करोगे 6 × 4 24, 6 × 2 12, 7 से करोगे 7 × 3 21, 7 × 6 42, 8 से करोगे 8 × 3 24, 8 × 8, फिर 40 को दोगे, 8 × 5 40, अपनी स्पीड के ऊपर है। 9 × 1 9, 9 × 2 18, ठीक है। 7 इसको दिया, 9 × 8 72, 10 से तो कट ही रहा है, इसका मतलब यही है आपका आंसर। और ऐसा करने में आप कम से कम वही लगा लो कि ज़्यादा आप क्या लगाओगे, 20-25 सेकेंड, ठीक है। तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, जो वो आपका मन करे। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोला हुआ देखिए, 3 bells ring at interval of 4, 7, 14, all 3 rang at 6 AM, when will they ring together again। तो ऐसे क्वेश्चन में बस समझ लिया क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि भाई 3 बेल है, 3 बेल में पहला बेल 4 मिनट पर बजता है, दूसरा बेल 7 मिनट पे बजता है, और जो तीसरा बेल है, तीसरी जो घंटी है वो 14 मिनट पे बजती है। तो वो तीनों एक साथ 6 बजे बजे थे, 6 बजे रिंग हुए थे। तो अगली बार तीनों एक साथ कितने बजे रिंग होंगे। तो सिंपल सी बात है भाई, तीनों में मतलब एक ऐसा नंबर पूछ रहा है, एक ऐसा डिजिट पूछ रहा है जिससे तीनों क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए, है ना। तभी तो तीनों से देखो सिंपल पूछा गया हमसे कि ऐसा टाइम बताओ जिस पे वो तीनों एक साथ बजे, मतलब वो तीनों क्या है, एक साथ बजने चाहिए। इसका मतलब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो तीनों से डिविजिबल हो। तो सिंपली मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी ऐसा क्वेश्चन है, आप क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। तो 4, 7 और 14, इसका एलसीएम लोगे। 4 का क्या होता है 2 × 2, 7 का 1 × 7, 14 का 2 × 7। एलसीएम में 2 मैक्सिमम 2 बार है, 7 दोनों में एक ही बार है तो एक ही बार लोगे, और 2 तो ले चुके हैं, 2 दूनी 4, 4 7 28, मतलब 28 मिनट पर वो तीनों एक साथ बजेंगे। तो कहने मतलब ये हुआ, पहले बजे थे 6 बजे, पहले रिंग हुए थे 6 बजे, अब कब रिंग होंगे एक साथ, 6:28 पे वो तीनों दोबारा रिंग होंगे। तो इसका मतलब आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नाउ 31, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोला है, व्हाट इज द एज ऑफ फादर, फादर की हमें एज निकालनी है। इफ़ द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज ईयर 65। तो हमें यहाँ पे क्या बोला है, मान लीजिए फादर की एज को मैंने क्या मान लिया x, ऐसे ये डिटेल बता रहा हूँ आपको, करना जो शॉर्ट में वो बताता हूँ अभी। और सन की एज को मैंने क्या मान लिया y। क्या बोला हुआ है हमें, अगर दोनों की एज को हम सम करते हैं, प्लस करते हैं तो 65 बनता है ना। और आगे लाइन लिखी हुई है ट्वाइस द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, मतलब उनके डिफरेंस का ट्वाइस, उनके डिफरेंस का ट्वाइस कितना है 50 है। तो बताओ फादर की एज कितनी है, मतलब हमें क्या निकालना है, हमें x निकालना है। ऑप्शन ये रहे। तो देखो डिटेल तरीका क्या है, डिटेल तरीका है कि ये रहे आपके 2 इक्वेशन, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दो, ठीक है। आप क्या करोगे, जैसे ये 2 है ना, 2 इधर जाएगा, 25 बन जाएगा, है ना। देखो मैं डिटेल बताता हूँ, फिर शॉर्ट बताता हूँ। वैसे डिटेल भी एक तरीके से शॉर्ट ही है।
तो 2 जब इस तरफ जाएगा डिवाइड होगा तो कहने मतलब ये बन जाएगा 25। और मुझे पता है कि जब मैं इनको सम करूँगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 2x बराबर में इनका सम आएगा, कितना होगा 70 80 90, इसका मतलब 90 आएगा। और 2 से काटोगे x कितना आ गया 45। इसका डिटेल ही बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट है, इसका डिटेल ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। लेकिन इसका एक और तरीका है, क्या, एलसीएम ले लो, ओ सॉरी एलसीएम कह रहा हूँ मैं एलसीएम याद आ रहा है। इसमें क्या करो, ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन से कैसे करोगे, यहाँ वैल्यू पुट करके देख लो। जैसे 40 है, यहाँ देखो x की वैल्यू दी हुई है ना। वैसे देखा जाए तो जो ऑप्शन से जब आप करोगे थोड़ा डिटेल आपको लगेगा, यही तरीका बहुत बेस्ट है। लेकिन ऑप्शन से कैसे करोगे, देखो ये हमें x की वैल्यूज़ दे रखी है ऑप्शन में। अगर मान लो x कितना है अपना, पहले मैं 2 इक्वेशन साफ साफ लिख दो। देखो एक्स वाई कितना है 65, और इनका डिफरेंस जब मैंने इसको डिवाइड किया था 50 को 2 से तो कितना आया था 25। ठीक है, देखो जरा 40, अगर मान लो 40 है तो y कितना होगा, y होगा अपना 25, है ना। तो 40 अगर ये है तो y 25 होगा। क्या इनका डिफरेंस 25 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो हमारा ऑप्शन पहला क्या है, गलत। 45 अगर ये है तो ये कितना होगा 20, तो इनका डिफरेंस 25 होना चाहिए, देखो आ रहा है, खत्म कहानी। ठीक है, तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी, और आप इसको ऐसे डिटेल से भी जल्दी कर सकते हैं। चलते हैं, अच्छा ये ऑप्शन अपना कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला हुआ है, हमें यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ऑप्शन आपके सामने है, तो चलिए करते हैं। देखिए टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन बाय कॉस। आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें मैंने एक ही वीडियो में, मतलब आप जब क्या करोगे, प्लेलिस्ट पे जाना, प्लेलिस्ट में ट्रिग्नोमेट्री का प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है। ठीक है, वहाँ से आप सबसे पहली वीडियो देखोगे ना, तो ऑल कंसेप्ट के बारे में मैंने बता रखा है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट एक ही वीडियो में, उसको आप देखना जरूरी है। ठीक है, तो टेन क्या होता है, टेन को हम लिखते हैं साइन बटे कॉस। और कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है 1 बाय साइन। ठीक है, साइन क्या होता है, साइन तो साइन होता है। सेक होता है हमारा 1 बाय कॉस, सेक होता है हमारा 1 बाय कॉस। ठीक है, सॉल्व कर दो, साइन साइन कट गया, 1 बाय कॉस, ऊपर क्या है स्क्वायर, माइनस में ये देखो साइन बाय कॉस, माइनस में साइन बाय कॉस। एक बात बताओ, ऊपर स्क्वायर है, जब मैं स्क्वायर करूँगा 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और कॉस का स्क्वायर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही साइन का स्क्वायर करूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस का स्क्वायर करूँगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जब मैं इन दोनों को आपस में एलसीएम लूँगा, बहुत जल्दी कर सकते हो, ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको। कॉस स्क्वायर सेम है तो एलसीएम भी कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब इतना देखते ही, वैसे भी इतना देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई इसका आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है, इतना देखते ही। लेकिन फिर भी कैसे आएगा, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, समझाता हूँ। देखो पहले तो आपको मैंने अभी इसी वीडियो में आइडेंटिटी बता रखी है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर को इस तरफ ले जाऊँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो कहने मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है, कॉस स्क्वायर। ये भी कॉस स्क्वायर, ये भी कॉस स्क्वायर, है ना, कटने पे कितने आते हैं 1, ऑप्शन नंबर सी। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 32। अब हम चलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 क्या बोला है, द पैरामीटर ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 26 एंड 39। तो 2 ट्राइंगल दे रखे हैं, दोनों सिमिलर है, और इनका पैरामीटर दे रखा है। पैरामीटर मतलब इन 3 साइड्स का सम। ओके, और हमसे पूछा क्या है, इन दोनों के जो एरिया है ना उनका रेशियो बताओ। तो पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। देखो हमें पता है जो भी ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं उनका एरिया जो होता है, देखो जैसे मान लो मैंने इसका एरिया ए मान लिया और इसका एरिया कैपिटल ए मान लिया। ठीक है, तो याद रखना, पहली बात तो मैं आपको थोड़ा फॉर्मूला बेस बताता हूँ, मतलब कंसेप्ट ही है जो प्रूव्ड होकर आया है थ्योरम के हिसाब से। तो देखिए जब भी कभी 2 ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होता है वो उनके दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप साइड ही लो, आप यहाँ पे मीडियन भी ले सकते हो, आप यहाँ पे पैरामीटर भी ले सकते हो। ठीक है, अब पैरामीटर क्यों ले सकता हूँ, देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2 ले लिया, ये 3 और ये 5, ऐसे कोई भी रैंडमली मैंने नंबर ले लिया। ठीक है, अब ये 2 है भाई, प्रोपोर्शनेट बराबर होते हैं तभी तो सिमिलर है। तो ये 2 है, तो मान लो मैं इसको 4 लिख रहा हूँ, इसको मैंने डबल किया है तो इसको भी क्या करूँगा डबल, इसको भी यहाँ पे डबल, तभी तो आपस में सिमिलर होंगे प्रोपोर्शनेट के हिसाब से। ठीक है, तो ये मैंने कुछ वैल्यूज़ मान ली, अब इस पर ध्यान मत देना। ठीक है, तो मुझे पता है जो एरिया है, एरिया जो होता है वो इनका क्या होता है, इनके साइड के प्रोपोर्शन के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं इनके साइड का प्रोपोर्शन लिखकर इनका स्क्वायर निकालूँ तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 1/4, है ना। और अगर मैं इनके पैरामीटर का आंसर निकालूँ तो क्या 1/4 आएगा, देखते हैं, प्रूव करके देखते हैं।
तो मैंने दोनों का पैरामीटर ले लिया और ऊपर क्या लिखा है स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, पैरामीटर कितना है 5 2 7 7 3 10, इसका पैरामीटर 10 4 14 और 6 20। तो यहाँ पे भी आप क्या देख रहे हो, ये भी 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4। तो आपने क्या जाना, आपने जाना कि जब भी कोई दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके एरिया का जो स्क्वायर होता है, मतलब एरिया का जो प्रोपोर्शनेट होता है वो साइड का स्क्वायर या फिर आप कह सकते हो उसके मीडियन का स्क्वायर या फिर आप कह सकते हो उसका पैरामीटर का स्क्वायर, ठीक है, इन सब के बराबर होता है। तो फिलहाल तो मुझे ना साइड से मतलब है ना मीडियन से मतलब है, मुझे मतलब है पैरामीटर से। तो पैरामीटर कितना दिया हुआ है, ठीक है, हमें किससे मतलब है पैरामीटर से। तो इसको शॉर्ट में कैसे करोगे, सिंपल, आपको ये पता है, ये कंसेप्ट आपको पता है कि भाई दोनों क्या होते हैं, जो एरिया होता है वो उनके पैरामीटर के प्रोपोर्शन का स्क्वायर होता है। तो डायरेक्ट ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप लिखोगे 26/39, ऊपर होगा होल स्क्वायर, 13 दूनी 26, 33 39 और आंसर कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फटाफट 5 सेकंड में इसको आप निकाल सकते हो 4:9। तो इसका आंसर कितना हो गया, मतलब इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन है आपके पास डी 4:9, सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल आपको क्या लगाना है, रीजनिंग लगानी है, अपना माइंड लगाना है, इसमें कुछ भी कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। 34 में क्या बोला, देयर आर 20 व्हीकल कार एंड मोटरसाइकिल। तो 20 कार और मोटरसाइकिल हैं, जो 20 है, 20 क्या है टोटल आपके पास 20 कार और मोटरसाइकिल है, ठीक है। और ये बोला हुआ है कि ये सब पार्किंग एरिया में खड़े हैं, और अगर इन दोनों को मिलाकर इनके व्हील्स, इनके पहिए को गिना जाए तो इनके पहिए कितने हैं 56, इन दोनों के मिला के देखा जाए तो 56 पहिए हैं। तो बताओ कितनी कारें हैं आपके पास, टोटल नंबर ऑफ कार्स बताओ। ऑप्शन देखो, ऑप्शन से आप कर सकते हो उसको। ऑप्शन है आपके पास 8, 10, 12, 20। तो क्या करोगे आप, सिंपल रीजनिंग लगाओ ना, अपना माइंड लगाओ। भाई कार में कितने पहिए होते हैं, कार में 4 होते हैं, बाइक में कितने होते हैं, मोटरसाइकिल में क्या होते हैं 2 होते हैं। तो अगर मान लो ये क्या है, देखो हमें कार निकालना है, ये सब कार के आंसर दे रखे हैं, नंबर ऑफ कार के आंसर दे रखे हैं। तो अगर मान लो मैं इसको देख रहा हूँ, नंबर ऑफ कार कितने हैं 8 है, नंबर ऑफ कार अगर 8 है तो इसके पहिए कितने हो जाएंगे, ये पहिए हो जाएंगे 32, है ना। तो अगर 8 कार है, एक बात बताओ, अगर 8 कार है तो मोटरसाइकिल कितने होंगे, मोटरसाइकिल 12 होंगे, तो इसके पहिए कितने हो जाएंगे 24। क्या इन दोनों को ऐड करने पे 56 बन रहा है, बन रहा है। पहले ऑप्शन में आपका आंसर आ गया, तो सिंपल आपका आंसर कितना है ए 8, ठीक है। अगर पहले में नहीं आता तो ऐसे 10 को चेक करते हैं। 10 को कैसे चेक करते हैं, देखो 10 ना, तो मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास 10 कार है, तो इसका मतलब बाइक कितनी होगी 10 होगा। तो अगर 10 कार है तो पहिए कितने हुए, पहिए हो गए 40, और मोटरसाइकिल के पहिए कितने हुए 20, तो 60 बन रहे हैं, 56 तो बन नहीं रहे। तो ऐसे आपको चेक करना है सबको, ठीक है। तो फिलहाल तो मेरा पहले पे ही आंसर आ गया, तो पहले ही अपना क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, ट्रिपलेट से आप इसको कर सकते हैं। क्या बोला है, ए मैन गोज 50 मीटर ड्यू वेस्ट। पहले बात तो आपको मैं डायरेक्शन बताऊँ तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ठीक है। तो वो जो मैन है, वो जो आदमी है, इसने क्या करा 50 मीटर वेस्ट में गया। मान लो ये है 50 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है 50 मीटर, ठीक है। ये वेस्ट में यहाँ पे इस तरफ चल रहा है, ओके। और क्या बोला है, देन 8 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब ये 8 मीटर नॉर्थ में चल रहा है, तो चलेगा सीधा ही। तो 8 मीटर कहाँ चल रहा है, ये नॉर्थ की तरफ चल रहा है, ऊपर नॉर्थ है, ठीक है। और पूछा हुआ है कि अपने स्टार्टिंग के पॉइंट से अब वो कितनी दूरी पे, मतलब हमें ये पूछा ये दूरी बताओ। तो सिंपल है, 8 15 क्या बनता है 17, खत्म आंसर। ट्रिपलेट मैंने क्या बताया था, ट्रिपलेट मैंने बोला था कि अगर आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल चलता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या आता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। तो यहाँ पर ये 3 है और ये 4 है, तो ये कितना आएगा 5 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 16 25, 5 का भी क्या होता है 25। तो 3 4 का 5 होता है। ऐसे ही मैंने आपको बताया था 8 15 का क्या होता है 17 होता है ना। तो अगर एक 8 है और एक 15 है, चाहे कोई सा भी हो, जैसे कि इसमें क्या है, इसमें 8 ये है और इसमें ये 15 है, तो कितना निकलेगा 17 निकलेगा, ठीक है। ऐसे अगर मान लो 5 12 होता तो 13 निकलता। तो 15 और 8 का मतलब 8 15 क्या होता है 17, तो आपका आंसर क्या होगा 17। क्वेश्चन नंबर 35, इसको आप इजीली ट्रिपलेट से कर सकते हो, ट्रिपलेट, ओके। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है √3/2 इंटू साइड। ये होता है आपका, ये आपका इक्विलेटर का हाइट, जिसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड।
तो सिंपल यहाँ पे बस लगाइए। तो ये रखना आपका, जब भी कभी इक्विलेटर का वो निकालना होता है, एल्टीट्यूड निकालना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू में साइड। और इक्विलेटर का जो फॉर्मूला होता है वो अलग होता है, मतलब इक्विलेटर के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अलग है, √3/4 इंटू में साइड का स्क्वायर। ये है अपना एरिया का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये है एरिया का फॉर्मूला इक्विलेटर ट्राइंगल में, और ये है एल्टीट्यूड का फॉर्मूला, दोनों अलग है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। हमसे क्या बोला है, साइड कितना है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 8 पुट कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4√3, तो ये भी आपका सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 37, क्वेश्चन 37 में क्या बोला हुआ है, हमें एक लेटर दे रखा है, क्या, रामानुजन, इसमें से एक ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आपको मैंने बता रखा है कि जब भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब जब पूछा जाए तो पहले देखो इसमें से ए कितनी बार आ रहा है, ए आ रहा है 3 बार, और नीचे आता है टोटल आउटकम, टोटल है कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बस आंसर कितना हो गया, आंसर हो गया 1/3, काटने पे आंसर कितना हो गया 1/3, ऑप्शन नंबर ये है आपका डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला हुआ है हमसे, 38 बोला है एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल। तो सेक्टर का हमें एरिया दे रखा है, मतलब दिया नहीं है, बोला हुआ है एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो 1/6 है, किसका, एरिया ऑफ सर्कल का। मतलब देखो एरिया ऑफ सेक्टर इज 1/6 एरिया ऑफ सर्कल, ये लाइन हमें बोली है, ठीक है। और क्या बोला हमें, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ इट्स माइनर आर्क, हमें क्या बोला है, माइनर आर्क के द्वारा जो डिग्री बनती है, जो एंगल बनता है वो बताओ। तो पहले देखो ये रहा अपना सर्कल, ठीक है, और ये रहा मान लो अपना सेक्टर, ये सेंटर है, सेंटर है, तो ये क्या है अपना एंगल, और इसी को क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। तो माइनर आर्क से जो आपका एंगल बन रहा है, एंगल क्या बन रहा है, ये वाला, यही हमें निकालना है। तो कहने मतलब हमें क्या निकालना है, हमें थीटा निकालना है, एंगल निकालना है। एरिया क्या होता है सेक्टर का, आपको करा रखा है मैंने, θ/360 πr²। देखो कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ कंसेप्ट है, क्या करूँगा मैं, कभी ये सब करने के बाद, मतलब थोड़ा सा फ्री होने के बाद मैं आपको एक ही पेज पे, मतलब एक ही वीडियो में सारे फॉर्मूले, सारे कंसेप्ट, ठीक है। वैसे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री का ही करीब आधे घंटे में मैंने उसके कंसेप्ट बता पाया था, उसके फॉर्मूले बता पाया था। तो अगर सारे जो आपके जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसको एक वीडियो में बताऊँगा तो फिर काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करूँगा कि जितने ही फॉर्मूले हैं, इतने कंसेप्ट है, वो आपको एक वीडियो में बताऊँ, या फिर उसको पार्ट में डिवाइड करके बताऊँ, ठीक है। फिलहाल क्या समझो, सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 πr², और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr², ठीक है, सॉरी ये बराबर में, ठीक है। तो देखो पाई से पाई कट गया, रेडियस तो सेम ही है ना, रेडियस तो एक ही सर्कल का है, तो πr² भी कट गया, ठीक है। 6 से काटूंगा, 6 6 36 है ना, और थीटा है यहाँ पे, थीटा है तो यहाँ पे ये देखो, जब देखो कुल मिला के हमारे पास क्या बचा है, θ/60, और ये 1, जब 60 इस तरफ जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा बराबर में 60 डिग्री, खत्म, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास है, ये है बी। क्वेश्चन नंबर 39 को ध्यान समझना, ये वर्टिकल स्टिक, एक वर्टिकल स्टिक है, छड़ी है, ठीक है, 20 मीटर लॉन्ग, कास्ट शैडो 10 मीटर लॉन्ग। तो जैसे मान लीजिए पहले बात तो क्या है, 39, तो ये हो गया अपना एक स्टिक हो गया, ठीक है। ये जो स्टिक है ये कितना है, ये अपना दे रखा है 20 मीटर लॉन्ग, ये 20 मीटर इसकी हाइट है, और इसकी जो शैडो है, जैसे मान लो कि यहाँ पे सन है, ठीक है, तो ये अपना सन है, सन से जो सनलाइट आ रही है उससे इसकी जो शैडो पड़ रही है वो यहाँ पे पड़ रही है, ठीक है। ये आपका 9 चैप्टर है, शैडो जो है वो आपका कितना है 10 मीटर, ओके। तो एक बात बताइए, जब सनलाइट आएगी, सनलाइट जो एंगल बनाएगा वो ये होगा, इसको मान लिया थीटा, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, क्या बोला, एक टावर है, उसी समय सेम उसी समय एक टावर है, तो ठीक है, ये अपना एक टावर हो गया, ठीक है। टावर जो है वो अपना कितना है, टावर की लेंथ नहीं बोली, ठीक है, टावर की जो हाइट है वो नहीं बोली, पर ये बोला है इसकी जो शैडो बन रही है वो कितना है, 50 मीटर लंबी, इसकी जो शैडो बन रही है ये 50 मीटर लंबी है। तो भाई सन तो सबके लिए एक ही है ना, ऊंचे पे है सन, ठीक है, तो इस पे जो एंगल बनेगा, सन के द्वारा जो एंगल इस पे बनेगा वही एंगल इस पे भी बनेगा। इसका मतलब अगर मैं इसका एंगल बनाऊं, इसका शैडो बनाऊं, तो मान लीजिए ऐसे अपना क्या है, एक वो बन रहा है, टावर बन रहा है, तो टावर का भी जो एंगल बनेगा सनलाइट के जरिए वो भी तो थीटा ही बनेगा, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या सिमिलर है, कैसे सिमिलर है, सिमिलर होने के लिए दो एंगल का
होना, दो एंगल का बराबर होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए सन के द्वारा बनाया जाने वाला एंगल और एक खुद 90 डिग्री वाला एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। इसका मतलब जब दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर है तो आप सिमिलरिटी के जरिए CPST क्या होता है कि इनके प्रोपोर्शनल साइड्स को प्रोपोर्शन में दिखा सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को। तो कैसे लिखोगे, देखो ये अपनी वो परपेंडिकुलर हो गया, देखो 90 के सामने हाइपोटेनस, ये अपना बेस जिसके ऊपर ये खड़ा है और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। मैं वो वाला बेस नहीं कह रहा कि थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, चलो वैसे ही मान लो, लेकिन ये फिलहाल ये समझो, ठीक है, कि मैंने क्या करा है, यहाँ पे एक नॉर्मल साइड लिए, एक नॉर्मल ट्राइंगल लिया है, ठीक है। इस नॉर्मल ट्राइंगल में हमेशा कोई भी 90 डिग्री का ट्राइंगल हो तो 90 के सामने हाइट होता है, और जो चीज़ स्टैंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, और जिसके बेस पे स्टैंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। ये वैसे नहीं कह रहा कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, वो नहीं कह रहा, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री इसमें मत लगाओ, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या अपना, ये अपना है क्या नाम है 90, तो ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंपल समझो, अगर मैं यहाँ पे दोनों क्या है, सिमिलर है तो इनकी साइड क्या होगा, प्रोपोर्शनेट, ठीक है। तो अगर मैं इसका ये वाला पार्ट ले रहा हूँ तो यहाँ पे क्या लूँगा, ये तो 20/h इसको मैं लिख सकता हूँ। तो ये मैं ले लिया इन दोनों साइड का प्रोपोर्शन। ऐसे ही किसके बराबर होंगे, इन दोनों साइड के प्रोपोर्शन के बराबर होंगे अकॉर्डिंग टू CPST, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ से आपका आंसर आ रहा है हाइट एकम हाइट, ठीक है, और 5 को 20 से करोगे तो 100, तो हाइट कितना आ रहा है टावर का, 100 मीटर, ईजी समझो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो है डी, सिंपल है, ठीक है। शायद मैं तो कुछ ज़्यादा डिटेल बोल दिया, लेकिन ध्यान रखिए बिल्कुल सिंपल है। क्या सिंपल है भाई, हमें फिगर आपको बनाना है, ठीक है। फिगर बना लिया हमने, तो 20/h इज इक्वल 10/50, खत्म, क्योंकि सिमिलर है तो जो प्रोपोर्शनेट होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड का वो इक्वल होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, कहने मतलब ये पहले भी स्टैंडर्ड के सैम्पल पेपर में आया था, तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या पैटर्न है, इसका पैटर्न समझना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ज़रूर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आपको दो इक्वेशन दे रखा है, 37x + 43y इज इक्वल 123, ठीक है। और यहाँ पे बस डिजिट बदल जाएगा, है ना, और ये कितना है अपना 117, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछा हुआ है कि इसके जो x और y की वो बताओ, वैल्यू बताओ। तो कैसे निकालोगे, मैंने बोला था जब भी ऐसे, जब इनके कोफिशिएंट आपस में उल्टे होते हैं तो आप सिंपल क्या करो, ऐड कर दो, ठीक है। यहाँ क्या देख रहे हो, x के साथ में 37 है, ये y बन गया, y के साथ में 43 है, ये x बन गया। जब ऐसे कोफिशिएंट आगे पीछे दिए हो तो सिंपल प्लस कर दो, क्योंकि वो कॉमन आ जाएगा। जब इसको ऐड करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 80, इधर भी 80, इनको ऐड करोगे तो ये 130, 230, 240। अगर मैं यहाँ से 80 कॉमन लूँ तो x + y, और यहाँ है 80, 240, और जब मैं काटूँगा 3 आएगा, तो x + y कितना है, 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो हमें दे रखा है, वो क्या है, x + y कितना है, 3 दे रखा है, ओके। तो इसमें x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे उसको समझिए। पहले मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूँ, देखिए ज़रा इसके जो ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन आप यहाँ से ऑप्शन से करेंगे, ईजी रहेगा, ठीक है। ऑप्शन लिख रहा हूँ, फिर समझाता हूँ कि आप ऑप्शन से कैसे इसको कर सकते हैं। तो ये हैं आपके सारे ऑप्शंस, ठीक है। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया हमें, ठीक है। एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, ओके। कैसे निकालेंगे, देखो हमें पता है जोड़ने पे 3 आना चाहिए, इनको जोड़ने पे 3 आएगा नहीं, ये दोनों कट गए, बचे ये दोनों ए और डी। ए चेक करते हैं, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँ और y की वैल्यू 1 रखूँ तो जोड़ने पे 3 आएगा, मतलब x मैंने 2 माना है और y मैंने 1 माना है, ओके। तो यहाँ पर तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन जो हमारी मेन इक्वेशन है इन दोनों में से किसी एक में सेटिस्फाई करके देखो। तो अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँ, 37 दूनी, तो ये हो जाएगा आपका 74, ठीक है। और 74 तो ये हो गया, और 43 में जब y की वैल्यू 1 रखोगे, 43 एकम 43, इनको ऐड करो, क्या ये 123 आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे। तो ये क्या हो गया आपका, ये वाला ऑप्शन भी कट गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी चेक कर लो। x 1 है, y 2 है, x 1 है, y 2 है, क्या 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब यहाँ पुट करो, 37, x 1 है ना, 37 एकम कितना होता है, 37, और y कितना है 2, y 2 रखो, जब 43 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 86, ऐड करो जरा, ऐड करो, क्या ये आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी, ठीक है। ऐसे आप इसको चेक कर सकते हैं।
तो ये हुआ है आपका, अच्छा ये ऑप्शन डी ठीक है। तो ये हो गया है आपका सेक्शन बी पूरा कंप्लीट। बहुत ही इजी तरीके से हमने किया है, आपने देखा होगा मैंने खुद बहुत कम समय लिया है, ये तो समझाने पे इतना कम समय ले रहा हूँ। तो सोचो जब आप करोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, कंसेप्ट को समझोगे, तो आप तो बिल्कुल आराम से 10-15 सेकंड में उड़ा दोगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को एंड करता हूँ। सेक्शन सी आएगा नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी बढ़ चुकी है, 45 मिनट का ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सेक्शन सी करेंगे, इसका हम केस स्टडी इंपॉर्टेंट है, वो भी देखना। ओके, वीडियो को शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बस देखते रहिए, और जो भी कुछ नहीं आता कमेंट करना, पूछना, कुछ भी फीडबैक देना हो तो कमेंट में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।